नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है बॉर्डर वॉच का। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। लेकिन सवाल यह है, उनके पास अब क्या विकल्प बचे हैं? क्या वे न्याय के रास्ते पर लड़ सकती हैं? सबसे पहले समझते हैं आईसीटीबीडी क्या है। आईसीटीबीडी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश 1973 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्य काम है 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध, अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करना। इस कोर्ट में उन मामलों की सुनवाई होती है जिनका सामान्य कोर्ट में अधिकार क्षेत्र नहीं है। पहले भी इस कोर्ट ने कई बड़े नेताओं के केस सुनाए हैं और सुने भी हैं। हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। शेख हसीना पर जो आरोप हैं वे जुलाई अगस्त 2024 के छात्रों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, हत्या के आदेश दिए गए और दमन किया गया। कोर्ट ने पाया कि उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया। अस्पतालों को धमकी दी गई कि घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज न किया जाए। इस हिंसा में लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी इस केस में शामिल थे। कोर्ट ने पाया कि उन्होंने भी अपने आदेशों और कमान के जरिए हिंसा को लागू किया। मामून को एक केस में गवाह बनने के कारण माफ कर दिया गया, जबकि दूसरे केस में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। अब सवाल यह है कि शेख हसीना के पास क्या विकल्प बचे हैं? पहला और सबसे बड़ा विकल्प है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में अपील। आईसीटीबीडी के फैसले के खिलाफ वे केवल यही रास्ता ले सकती हैं। कोर्ट उनके खिलाफ सबूत जुटा रहा है, गवाहों के बयान और कोर्ट की रिकॉर्ड की समीक्षा वो कर सकती है। अगर कोर्ट को लगे कि सजा में गलती हुई है तो इसे बदला जा सकता है। दूसरा विकल्प है कानूनी राहत की कोशिश। इसका मतलब है कि अपील पूरी होने तक सजा को लागू न किया जाए। यह लंबा और जटिल रास्ता है, लेकिन कानूनी तौर पर संभव है। तीसरा विकल्प बचा है राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का। कभी कभी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से स्थिति पर असर डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह आसान नहीं होता। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो उसके फैसले हैं, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि अपील इन एस्पेंटियां यानी देश के बाहर रखकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से जो बांग्लादेश में मौजूद है, उनका शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है, यह कहा गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो उनके पास बचने का आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से दया याचिका यानी क्लेमेंसी पिटीशन दाखिल करना होगा। यही उनका आखिरी रास्ता बचेगा। शेख हसीना के लिए राजनीतिक वापसी फिलहाल मुश्किल है। उनकी पार्टी अवामी लीग पर ही पहले से ही चुनाव लड़ने के उनको रोक दी गई है। चुनाव नहीं लड़ सकते अवामी लीग, अब उस पर रोक लगा दी गई है। वैसे शेख हसीना को सजा सुनाए जाने से पहले ढाका की तस्वीरें बेहद तनावपूर्ण रही हैं। पिछले कई दिनों से शहर में हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी। उनके समर्थक कई जगहों पर
क्रूड बम फेंकते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। इस पूरे तनाव को देखते हुए यूनिस की सरकार ने ढाका में भारी संख्या में सैन्य बल तैनात कर दिए हैं और सुरक्षा कर्मियों को यह आदेश दिया गया है कि फायर टू किल। इसका मतलब अगर कोई हिंसा फैलाए या आगजनी करे तो तुरंत उस पर गोली चलाने की अनुमति दी गई है। वीना सीकरी का कहना है कि यह पूरी स्थिति बेहद विवादास्पद है। उनका तर्क है कि जिस कारण शेख हसीना को ऑर्डर्स टू किल इस मामले में सजा दी गई है, वहीं आज यूनिस सरकार अपने अधिकारियों को यह सजा दे रही है। सीकरी इसे पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक मानती है। असल में शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए हिंसा का आदेश दिया और अब उसी तरह के आदेश यूनिस सरकार लागू कर रही है। वैसे इस मामले पर शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि यह पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं है, बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि यूनिस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था भी कमजोर हो गई है। अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। हसीना ने कहा कि डॉक्टर यूनिस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सजा पर यूनिस सरकार ने बयान जारी कर इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। अंतरिम सरकार ने जनता से शांत, संयमित और जिम्मेदार बने रहने की अपील की है। सरकार ने खास तौर पर लोगों से कहा है कि फैसले के बाद किसी तरह की गड़बड़ी, भड़काऊ हरकत, हिंसा या गैर कानूनी हरकत ना करें। सरकार ने साफ कहा कि अगर कोई अराजकता, गड़बड़ी या कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने फैसले के खिलाफ 18 नवंबर को देश में बंद का ऐलान किया है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। नमस्कार। ये कड़क है।